हेलो स्टूडेंट्स। वेक्टर का हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट कर लिया था और फर्स्ट पार्ट में हम लोग टाइप्स ऑफ वेक्टर्स तक पढ़े थे। टाइप्स ऑफ वेक्टर्स में हम लोग यूनिट वेक्टर के बारे में पढ़ रहे थे। यूनिट वेक्टर क्या होता है, तो अभी हम लोग यूनिट वेक्टर से ही कंटिन्यू करेंगे। यूनिट वेक्टर इसे हम लोग एकांक सदिश भी कहते हैं हिंदी में। यूनिट वेक्टर जो होता है उसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ दिशा बताने का काम करता है। किसी भी हम लोग विमा में किसी भी डायमेंशन में यूनिट वेक्टर अगर लेते हैं, जैसे एक्स डायमेंशन में ले रहे हैं, तो वो एक्स डायमेंशन का मैग्नीट्यूड 1 बताएगा और डायरेक्शन एक्स डायमेंशन बताएगा। सिमिलरली वाई या जेड या फिर एक्स और वाई डायरेक्शन के बीच में भी यदि हम कोई यूनिट वेक्टर ले रहे हैं, तो वो एक्स और वाई के बीच में जिस डायरेक्शन में हम लोग वो वेक्टर ले रहे हैं उसकी डायरेक्शन को बताएगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड जो है वो बाय डिफॉल्ट 1 होता है। इसलिए यूनिट वेक्टर को हम लोग डायरेक्शनल वेक्टर भी कहते हैं। इट रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ एनी वेक्टर। किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है यूनिट वेक्टर। या फिर यह हम लोग किसी भी वैल्यू के साथ यूनिट वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो एक यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन का वेक्टर बन जाता है। यूनिट वेक्टर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं आर कैप के साथ, ऊपर कैप लगाते हैं। आर कैप की जो वैल्यू होती है वो आर वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर। किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड के साथ डिवाइड करके हम लोग यूनिट वेक्टर फाइंड कर सकते हैं, यानी कि इट इम्प्लाइज दैट आर वेक्टर इक्वल्स टू मॉड ऑफ आर इंटू आर कैप, यानी मैग्नीट्यूड इंटू यूनिट वेक्टर को मल्टीप्लाई करके हम लोग कोई एक वेक्टर फाइंड कर सकते हैं। ये रोल होता है यूनिट वेक्टर का। यूनिट वेक्टर के बाद हम लोग देखेंगे कोलिनियर वेक्टर। ऐसे वेक्टर्स जो पैरेलल हो उन्हें हम लोग कोलिनियर वेक्टर कहेंगे। इनका मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो सकता है बट डायरेक्शन शुड ऑलवेज बी सेम। किसी भी दो वेक्टर्स या तीन वेक्टर्स का अगर डायरेक्शन सेम होता है तो वो कोलिनियर वेक्टर्स कहलाते हैं। जैसे कि एक वेक्टर हम लोग ये लेते हैं और दूसरा इसी डायरेक्शन में डिफरेंट मैग्नीट्यूड का अगर हम वेक्टर ले रहे हैं, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, दोनों का मैग्नीट्यूड डिफरेंट है बट डायरेक्शन अगर सेम है तो ये कोलिनियर कहलाएगा। या फिर एक और एग्जांपल ले लो, ए वेक्टर और दूसरा बी वेक्टर, दोनों का डायरेक्शन सेम है बट मैग्नीट्यूड अलग है। डायरेक्शन सेम है यानी दोनों पैरेलल वेक्टर्स हैं, तो ये कोलिनियर वेक्टर्स कहलाएंगे। देखने में तो ये लीनियर नहीं लग रहा है, एक लाइन की तरह नहीं लग रहा है, लेकिन ये कोलिनियर ही है, क्योंकि वेक्टर्स में ये वेक्टर की ये प्रॉपर्टी होती है कि अगर किसी भी वेक्टर को उसके पैरेलली अगर हम लोग शिफ्ट करते हैं तो उस वेक्टर में कोई वैल्यू चेंज नहीं आता, वो वेक्टर सेम रहता है। ये प्रॉपर्टी हम आप लोगों को आगे ही बताएंगे। तो ये वेक्टर की प्रॉपर्टी होती है, तो ये कोलिनियर ही कहलाएंगे, ये भी वेक्टर्स कोलिनियर कहलाएंगे। कोलिनियर वेक्टर के बाद से हम लोग पढ़ेंगे कोप्लेनर वेक्टर। कोप्लेनर वेक्टर क्या होता है? इसको हम लोग समतलीय वेक्टर्स भी कह सकते हैं, समतलीय सदिश। जैसा कि नाम से भी पता चल रहा है कि ये वेक्टर्स एक प्लेन में लाई करते हैं, तो इन्हें कोप्लेनर कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे, जैसे कि ये एक मार्कर को हम लोग मान लेते हैं, एक वेक्टर है, ये मार्कर एक वेक्टर है और ये मार्कर दूसरा वेक्टर है, दोनों अलग अलग हैं। क्या ये दोनों एक प्लेन में हैं? हाँ, दोनों एक प्लेन में होंगे। कैसे?
वेक्टर की प्रॉपर्टी है कि उसके पैरेलली उसको अगर हम लोग शिफ्ट करते हैं, यानी उसके एंगल में कोई चेंज नहीं करते हैं, जिस एंगल पे है उसी एंगल पे अगर हम लोग शिफ्ट करते हैं, तो शिफ्ट करके अगर हम यहाँ पे ला देते हैं, दूसरे वाले को यहाँ पे ला रहे हैं, हम एंगल में ऐसे चेंजेस नहीं कर रहे हैं, जो एंगल है उसी एंगल पे हम शिफ्ट कर सकते हैं वेक्टर को। तो ये वेक्टर आपस में एक प्लेन फॉर्म करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये एक ही प्लेन है, सेम प्लेन है। कैसे भी रख के देख लो, ऐसे रख लो, ऐसे रखो, इसको फाइनली यहाँ पे शिफ्ट करके ला सकते हैं। एंगल हम चेंज नहीं कर रहे हैं, बस वेक्टर को शिफ्ट कर रहे हैं। ऐसे बन गया, तो ये एक ऐसा प्लेन फॉर्म करेगा, ऐसा प्लेन। तो ये कोप्लेनर वेक्टर है। तो यानी एनी टू वेक्टर्स आर ऑलवेज इन अ प्लेन। अगर दो वेक्टर्स की बात हो रही है तो हमेशा प्लेन में होंगे। हम लोग उसको शिफ्ट करके जब पास लाएंगे, हेड टू हेड या टेल टू टेल अगर हम लोग एक दूसरे के उसके साथ रखते हैं तो एक प्लेन में ही आएंगे। तो हम लोग लिख सकते हैं एनी टू वेक्टर्स ऑलवेज लाई इन अ प्लेन। कोई भी दो वेक्टर्स एक प्लेन में लाई करते हैं। लेकिन अगर हम किसी तीन वेक्टर की बात करें तब क्या होगा? जैसे कि ये और ये थर्ड वेक्टर, ये तीन वेक्टर हैं। अभी ये तीनों भी एक प्लेन में लाई कर रहे हैं, लेकिन अगर हम इस वाले वेक्टर को चेंज करके ऐसे कर दें, तब ये क्या एक प्लेन फॉर्म करेंगे? तीनों नहीं, तीनों आपस में एक प्लेन में नहीं होंगे। कोई दो ही एक प्लेन में होंगे। जैसे ये और ये एक प्लेन में हो सकता है, या ये दोनों वेक्टर्स एक प्लेन में हो सकते हैं, या ये वाले दोनों वेक्टर्स एक प्लेन में हो सकते हैं। लेकिन ये तीनों एक साथ एक प्लेन में हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि तीनों हमेशा ही प्लेन में हो या हमेशा ही नॉन प्लेनर हो। कुछ केसेस में अगर तीनों एक प्लेन में लाई कर रहे हैं तो हो सकते हैं, अदरवाइज कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन दो वेक्टर्स के केसेस में हमेशा एक प्लेन में लाई करते हैं दो वेक्टर्स। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इफ एनी टू वेक्टर्स आर देयर, कहीं भी दिया हो, उनका कोई भी कोऑर्डिनेट दिया हो, तो क्या वे एक प्लेन में होंगे? तो बिल्कुल हाँ होंगे, हमारा आंसर होगा एनी टू वेक्टर्स ऑलवेज लाई इन अ प्लेन। लेकिन थर्ड के केस में ऐसा मैंडेटरी नहीं है। कोप्लेनर वेक्टर के बाद हम लोग एक नया वेक्टर पढ़ेंगे, जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर, जीरो वेक्टर जो होता है वो एक पॉइंट को डिनोट करता है, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड भी जीरो होगा, इसका डायरेक्शन भी जीरो होगा। जीरो वेक्टर का ना कोई मैग्नीट्यूड होगा ना कोई डायरेक्शन होगा। जीरो वेक्टर आता कहाँ से है? किसी दो समान मैग्नीट्यूड वाले वेक्टर्स को हम सब्ट्रैक्ट करें तो जीरो वेक्टर मिल सकता है, या फिर किसी वेक्टर के साथ हम लोग जीरो को मल्टीप्लाई करें तो भी हमें जीरो वेक्टर मिल जाएगा। तो जीरो वेक्टर जो होता है वो एक पॉइंट को डिनोट कर रहा होता है, और इसका बस इतना रोल है कि जैसे कि किसी एक वेक्टर में हम लोग, ए वेक्टर है, इसमें अगर हम लोग जीरो को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? फिर से वही वेक्टर मिल जाएगा। या ए वेक्टर प्लस जीरो वेक्टर को अगर हम लोग जोड़ें तो भी हमें ए वेक्टर ही मिलेगा। ए वेक्टर मल्टीप्लाई विथ जीरो क्या मिलेगा हमें? जीरो वेक्टर मिलेगा। तो जीरो वेक्टर है जो कि किसी भी वेक्टर के साथ ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो या फिर मल्टीप्लाई। ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे तो हमें वही वेक्टर मिल जाएगा, लेकिन अगर उस वेक्टर के साथ हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं जीरो को तो हमें जीरो वेक्टर मिल जाता है। जीरो वेक्टर, अब ऑलमोस्ट हम लोग सारे टाइप्स पढ़ चुके हैं। अब हम लोग कुछ चीज़ें जानेंगे वेक्टर्स के बारे में, जैसे कि पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर क्या होता है? किसी भी पॉइंट्स को अगर हम लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो वेक्टर, उसका भी वेक्टर निकाल सकते हैं। ओरिजिन से क्या डिस्टेंस है उस पॉइंट का, उसके बेसिस पे डिस्टेंस प्लस डायरेक्शन, ओरिजिन से क्या डिस्प्लेसमेंट है और क्या डायरेक्शन है, उसके बेसिस पे हम लोग उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकाल सकते हैं। तो हम लोग अभी पढ़ेंगे पोजीशन वेक्टर के बारे में।
इसको हम लोग कह सकते हैं स्थिति सदिश। अब एक जैसे कि एक्स वाई और जेड प्लेन में हम ये एक्स वाई और एक जेड प्लेन है, इसमें हम कोई भी एक वेक्टर ले रहे हैं। एक्स वाई और जेड प्लेन है, ये एक्स है, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया और ये जेड एक्सिस हो गया। इसमें हम कोई भी एक वेक्टर ले रहे हैं। मैंने एक वेक्टर ले लिया, ये वेक्टर क्या है, एक पॉइंट, इस पॉइंट का वेक्टर है। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम लोग क्या कह सकते हैं, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, ये इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है। वेक्टर को हम लोग आर से डिनोट कर सकते हैं, इस वेक्टर को हम लोग आर से, आर वेक्टर से डिनोट कर सकते हैं पोजीशन वेक्टर को, ठीक है। आर से हम डिनोट कर रहे हैं। तो इस पॉइंट का ओरिजिन से क्या डायरेक्शन है और कितना मैग्नीट्यूड है, यानी कितनी डिस्प्लेसमेंट है, इन दोनों के कंबाइंड फॉर्म को हम लोग क्या कहेंगे, पोजीशन वेक्टर कहेंगे। यानी कि वो इस पॉइंट का एग्जैक्ट पोजीशन बता रहा है कि वो किस दिशा में है और उसका मैग्नीट्यूड क्या है, यानी कितना डिस्टेंस है। बस यही ये बताता है, पोजीशन वेक्टर यही बताता है। तो पोजीशन वेक्टर को हम लोग अगर चाहें, अभी इसका कुछ इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं पोजीशन वेक्टर का। जैसे कि अगर हम आर का कॉस एल्फा करते हैं, आर कॉस एल्फा, तो ये किसके बराबर होगा, आर का, आर कॉस एल्फा हो जाएगा एक्स के बराबर। यानी कि इसका अगर ये एंगल एल्फा है, एक्स एक्सिस के साथ इसका एंगल एल्फा है, वाई एक्सिस के साथ इसका एंगल बीटा है और जेड एक्सिस के साथ इसका एंगल गामा है। एक्स वाई जेड हम लोग तीनों एक्सिस के साथ इसका एंगल देख रहे हैं। तो आर कॉस एल्फा बराबर एक्स हो जाएगा, ठीक। उसी तरह आर कॉस बीटा, इसका बीटा के साथ क्या हो जाएगा, आर कॉस बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वाई के बराबर। और आर कॉस गामा क्या हो जाएगा, जेड के बराबर हो जाएगा। आर कॉस गामा जेड के बराबर हो जाएगा। अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तीनों का स्क्वायर करके अगर हम सम करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर एल्फा प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर गामा। ये तीन वैल्यूज मिलेंगे। आर स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, आर स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर एल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा। इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये वाली जो वैल्यू होगी ये 1 हो जाएगी। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, आर बराबर हो जाएगा अंडर रूट मॉड ऑफ आर, यानी कि इसका मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हो जाएगा। पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम लोग इस फॉर्म में फाइंड आउट कर सकते हैं। पोजीशन वेक्टर क्या है, किसी भी पॉइंट का, किसी भी बिंदु का पोजीशन बताता है ओरिजिन से, क्या पोजीशन है वो पोजीशन वेक्टर कहलाता है। किसी भी पॉइंट्स की, किसी बिंदु की स्थिति बताता है, किसी पॉइंट की, किसी पॉइंट की पोजीशन। पोजीशन यहाँ पे क्या है, पोजीशन का मतलब हो गया मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, दोनों बताता है। मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन फ्रॉम द ओरिजिन, from the origin
को बताता है। मिक्स्ड है, हिंदी प्लस इंग्लिश मिक्स्ड करके बताया जा रहा है ताकि सभी को समझ में आ जाए। किसी पॉइंट की पोजीशन यानी मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से बताता है। ये क्या पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर के बाद से अब आता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। हम लोग डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बारे में जानेंगे। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो होता है किसी भी दो पॉइंट के पोजीशन वेक्टर का डिफरेंस होता है। इसको कहते हैं विस्थापन सदिश। दो वेक्टर्स हम लोग ले रहे हैं, टू वेक्टर्स। ये वेक्टर हो गया r1 और ये वेक्टर हो गया r2। अब r2 से अगर हम r1 जाए, यहाँ पे पॉइंट है r2 का और यहाँ पे पॉइंट है r1 का। r2 से r1 के बीच की जो डिस्प्लेसमेंट है, जो दूरी है, उसको अगर हम लोग वेक्टर से रिप्रेजेंट करें तो ये वाला जो वेक्टर होगा ये क्या कहलाएगा, पोजीशन वेक्टर कहलाएगा। r2 से r1 के बीच का यही पोजीशन वेक्टर हुआ। तो इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। मान लो ये वेक्टर क्या है, r वेक्टर है, ये r वेक्टर है। तो r वेक्टर इक्वल्स टू हो जाएगा r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर। अब अगर r1 वेक्टर को x1, y1, z1 से डिनोट किया जाए और r2 को x2, y2, z2 से डिनोट किया जाए तो r वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 प्लस z2 माइनस z1। ये r वेक्टर हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो हम लोग डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ये दो वेक्टर्स, पोजीशन वेक्टर्स के बीच का डिफरेंस होता है। किसी भी दो पोजीशन वेक्टर्स के बीच के डिफरेंस को हम लोग डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहते हैं। इट इज द डिफरेंस और इट इज द डिस्प्लेसमेंट बिटवीन टू पोजीशन वेक्टर्स। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो होता है वो किसी दो पोजीशन वेक्टर्स के बीच का डिस्प्लेसमेंट होता है। पोजीशन वेक्टर के बाद अब हम लोग वेक्टर की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। वेक्टर्स की क्या प्रॉपर्टीज होती है, जैसे कि पैरेलल शिफ्ट ऑफ वेक्टर्स। सदिश का समांतर विस्थापन। अगर किसी वेक्टर को हम लोग किसी भी
डायमेंशन में हो, कोई भी एंगल पे हो, उसको अगर उसके पैरेलली शिफ्ट करते हैं यानी विस्थापित करते हैं तो वेक्टर में कोई चेंज नहीं आएगा, वो वेक्टर वही रहेगा। जैसे कि यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, हमारे पास एक वेक्टर ऐसा है, ये हमारे पास एक वेक्टर ए वेक्टर है, इसको मैं उठाऊंगा और ऐसे रख दूंगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये इसके पैरेलल ही शिफ्ट हो रहा है, ये इसके पैरेलल शिफ्ट हो रहा है, तो अभी भी ये ए वेक्टर ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ना ही इसके मैग्नीट्यूड में ना ही इसके डायरेक्शन में, तो ये वेक्टर सेम रहेगा, कोई चेंज नहीं है। इस वेक्टर को उठाकर मैं यहाँ पे रख दूँ, ए वेक्टर को, तो भी ये ए वेक्टर ही रहेगा। इसको उठाकर हम यहाँ पे रख दें तो भी ये ए वेक्टर रहेगा। इसे उठाकर मैं यहाँ पे रख दूँ तो भी ये ए वेक्टर ही रहेगा। यानी कि वेक्टर को उसके पैरेलली कहीं भी अगर हम शिफ्ट कर रहे हैं तो वेक्टर में कोई चेंज नहीं आता है, वो वेक्टर वही रहता है। पैरेलल शिफ्ट बस इतना ही सा कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट का हम लोग काफ़ी यूज़ करेंगे, जैसे वेक्टर एडिशन करेंगे, उसमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। वेक्टर एडिशन के बहुत सारे रूल्स हैं, जैसे ट्रायंगल लॉ है। ट्रायंगल लॉ में एक वेक्टर कहीं और दिया रहेगा, दूसरा वेक्टर कहीं और दिया रहेगा। हम दोनों वेक्टर को उठाकर एक दूसरे के, एक के हेड को दूसरे के टेल पे रखते हैं और फिर वेक्टर लॉ हम लोग अप्लाई करते हैं। तो अगर हम पैरेलली शिफ्ट करके उसको रख रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वेक्टर में कोई चेंज नहीं आता है, बस उसका एंगल और डायमेंशन, ये दो चीज़ें चेंज नहीं होनी चाहिए, तो वेक्टर वही रहता है। ये चीज़ माइंड में सबको डाल देनी चाहिए, ये बात। पैरेलल शिफ्ट ऑफ वेक्टर्स हो गया। अब हम लोग देखेंगे दो वेक्टर्स के बीच में एंगल कैसे फाइंड करें, हाउ टू फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। इसको लिख लेते हैं, इसको आप लोग लिख भी सकते हैं। इफ वी शिफ्ट a vector parallelly, then it remains same। यानी कि अगर हम लोग किसी वेक्टर को शिफ्ट करते हैं पैरेलली तो यह वही रहता है, सेम रहता है, इसमें कोई बदलाव नहीं आता, वेक्टर बदलता नहीं है, उसके वैल्यू या उसके डायरेक्शन में कोई चेंजेस नहीं आता, वही ए वेक्टर ही उसको हम बोल सकते हैं, सेम वेक्टर हम बोल सकते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, दो वेक्टर्स के बीच में एंगल फाइंड करने में बहुत लोग गलती करते हैं। वो हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसी दो वेक्टर्स के बीच में एंगल कैसे फाइंड करना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी देखते बताते हैं, आप लोग भी ये गलती करेंगे। एक वेक्टर ए वेक्टर दिया हुआ है और दूसरा बी वेक्टर दिया है और ये एंगल जो है वो 60 डिग्री का है। ये दिया है ए वेक्टर और ये वाला वेक्टर बी वेक्टर है। तो पूछा जाएगा कि इन दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल क्या होगा। सभी लोग यही बोलेंगे सर 60 डिग्री एंगल होगा, लेकिन 60 डिग्री एंगल नहीं होगा। वेक्टर का एंगल कैसे निकालते हैं, इसका दो मेथड है, या तो हेड हेड को ऐड करके निकालो या फिर टेल टेल को ये ऐड करो। यानी कि इन दोनों के हेड को ऐड कर दो, एक साथ करो, या दोनों के टेल को एक साथ कर दो। हेड टू हेड, पहला हेड टू हेड, दूसरा हेड टू टेल। हेड टू टेल नहीं, हेड टू टेल, जैसे ये हेड टू टेल है, ये गलत है, टेल टू टेल होना चाहिए, टेल टू टेल।
इन दो मेथड से हम लोग एंगल निकालेंगे दोनों को, यानी टेल और टेल को साथ में रख के या हेड और हेड को साथ में रख के अगर हम लोग एंगल निकालते हैं तो हमारा एंगल सही होगा। लेकिन अगर हम लोग हेड और टेल को एक साथ करके एंगल निकालते हैं तो आंसर गलत होगा, वो दो वेक्टर्स के बीच का एंगल नहीं होता है। जैसे कि इसमें हेड, इस वाले का हेड, बी वेक्टर का हेड और ए वेक्टर का टेल, ये दोनों साथ में है, तो ये एंगल 60 डिग्री का नहीं होगा इन दोनों वेक्टर के बीच में। हमें एक के टेल को उठा के दूसरे के टेल पे रखना होगा, या एक के हेड को उठा के दूसरे के हेड पे रखना होगा, तो जो एंगल बनेगा उन दोनों के बीच में वही दो वेक्टर्स के बीच का एंगल कहलाता है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं, इसको उठा के रख रहे हैं, हम इस वाले पार्ट में उठा के रख रहे हैं, देखो कैसे होगा। ये ए वेक्टर तो जैसा था वैसे ही है, बी वेक्टर को हम उठाए, यहाँ पे था, यहाँ से हम उठा के कहाँ ले गए, ऐसे ले गए, ऐसे ले गए बी वेक्टर को। ये वाला क्या था, ए वेक्टर था। अब जो एंगल बनेगा वो, शायद मैंने चेंज कर दिया है थोड़ा सा, एक्चुअली इसके पैरेलल ही उठाना पड़ेगा ना मुझे, पैरेलल उठाओ, देखिए पैरेलल शिफ्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी हम बता चुके हैं। किसी वेक्टर को उठा के पैरेलल शिफ्ट कर दो, इसको यहाँ पे शिफ्ट कर दी, इसको उठाएं इसको यहाँ पे रख दी, इसके पैरेलल, इस वाले को उठाएं इसके पैरेलल रख दी। एक के हेड को दूसरे के टेल से हम लोग, एक के हेड को दूसरे के टेल पे उठाकर एक के टेल को दूसरे के टेल पे रख दिए। अब जो एंगल आएगा देख लो कितना एंगल होना चाहिए, ये एंगल 60 डिग्री है तो ये कितना होगा, ये टोटल 180 होता है ना स्ट्रेट लाइन में, तो ये 60 डिग्री का एंगल है, तो ये वाला कितना हो जाएगा 120 डिग्री, तो ये एंगल कितना होगा 120 डिग्री। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर क्या होगा 120 डिग्री होगा। अगर एग्जाम्पल ये दिया रहे और पूछे कि ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल निकालें, तो एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर क्या होगा 120 डिग्री, ये आंसर होगा, सभी लोग जान लें। तो गलती नहीं करना है नेक्स्ट टाइम से, ऐसा नहीं कि 60 डिग्री तुरंत दिया रहेगा ऑप्शन में, ए बी सी डी 60 डिग्री 90 डिग्री 45 डिग्री 120 डिग्री, तुम लोग ए ऑप्शन ही तुरंत मार के आ जाओगे 60 डिग्री मिल गया, तो ये गलती नहीं करना है, बिल्कुल बेसिक चीज़ है। खैर इससे हाई लेवल की चीज़ें बनेंगी, लेकिन इस कॉन्सेप्ट का हम लोग यूज़ करेंगे आगे। दूसरा देख सकते हैं, बहुत सारा भी न्यूटन लॉज ऑफ मोशंस वगैरह में भी फोर्स के बीच में एक पुशिंग फोर्स होगा और एक पुलिंग फोर्स होगा, दोनों का एंगल, एक का हेड एक का टेल होगा, तुम लोग मैच करा के और फाइंड कर दोगे आंसर, एंगल कुछ और ले लोगे तो आंसर गलत हो जाएगा। तो वो चीज़, वो सारी मिस्टेक्स आगे होंगी अगर ये वाला कॉन्सेप्ट तुम्हारा क्लियर नहीं है, तो ये कॉन्सेप्ट अभी क्लियर कर लो। और भी हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स देख सकते हैं, जैसे कि हमारे पास एक वेक्टर ऐसे दिया हुआ है और दूसरा वेक्टर ऐसे दिया हुआ है, ये हॉरिजॉन्टल है और ये 45 डिग्री के एंगल पे है, दोनों के बीच में एंगल निकालो, तो निकाल सकते हैं हम लोग आराम से इजीली। क्या हो जाएगा, इसको पैरेलल शिफ्ट कर दिए और इसको इसके टेल पे इसके टेल को रख दिए, दोनों के बीच के एंगल 45 डिग्री आ जाएगा। 3-4 वेक्टर्स भी हो सकते हैं, उसमें के बीच में भी हम लोग एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल और लो, ये वेक्टर है, ये वेक्टर है और एक वेक्टर ऐसे है, बोलेगा ये ए वेक्टर हो गया, ये बी वेक्टर हो गया और ये सी वेक्टर हो गया, तीनों के बीच एंगल फाइंड करो। तो फाइंड कर सकते हैं, मान लो ये वाला जो एंगल है ये 45 डिग्री बना रहा है, ये हॉरिजॉन्टल है और ये वाई एक्सिस के अलॉन्ग है, तो इस वाले को उठाकर हमें कहाँ लाना पड़ेगा, ये वाला टेल इसका टेल, दोनों टेल है, तो इन दोनों के बीच का एंगल तो ठीक होगा, लेकिन ये वाला इन दोनों के हेड से ना टेल से कनेक्ट है, तो इसके टेल को उठा के इसके टेल पे रखना पड़ेगा, तो हमारा आंसर जो बनेगा वो ऐसे होगा।
इस वाले वेक्टर को मैं उठाऊंगा और ऊपर शिफ्ट कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम लोग बता चुके हैं कि वेक्टर को उसके पैरेलली शिफ्ट किया जा सकता है। तो इसको उठा के हम सी वेक्टर को कहाँ रख देंगे, यहाँ पे रख देंगे। ये ए वेक्टर हो गया, ये सी वेक्टर हो गया, और तीसरा कौन सा है, बी वेक्टर है। अब एंगल निकाल सकते हो तुम लोग। ये एंगल कितना हो जाएगा, ये सी वेक्टर इस पे आ गया, ये 45 डिग्री। तो एंगल बिटवीन ए एंड सी क्या हो जाएगा, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड सी वेक्टर इक्वल्स टू हो जाएगा 45 डिग्री। उसी तरह बी और सी के बीच में कितना एंगल हो जाएगा, 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा। तो एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड सी वेक्टर इक्वल्स टू 90 डिग्री। और बी और ए के बीच में कितना एंगल हो जाएगा, एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड ए वेक्टर इक्वल्स टू 90 + 45 यानी कि 135 डिग्री। तो इस तरह हम लोग किसी 2, 3 या मल्टीपल वेक्टर्स के बीच में एंगल निकाल सकते हैं। बस निकालने टाइम यही चीज़ ध्यान में रखना है कि सभी के या तो टेल्स को हम लोग मिलाएंगे या फिर सभी के हेड को मिलाएंगे। हेड और टेल को मिलाकर उनके बीच का एंगल हम लोग नहीं फाइंड करेंगे, ये मिस्टेक हमेशा होती है और इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक है, होप आप लोग इतना समझ गए। नेक्स्ट क्लास हम लोग फिर कंटिन्यू करेंगे फर्दर। थैंक यू।